ओम प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट, भूगोल शिक्षक। आज हम क्लास 9th का लेसन 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। अफवाह या अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह के बारे में बात करेंगे या भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। उसी को हम अफवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम नदी का जो महत्व है, नदी का महत्व एवं नदी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नदी का महत्व शुरू से, जब से मानव जाति का विकास हुआ तो सबसे पहले मानव सभ्यता जो है नदी के किनारे ही बसा। उसका कारण क्या था कि जीने के लिए पानी जरूरी है, तो पानी की आपूर्ति आसानी से हो तो उसके लिए सबसे पहले नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। जितना भी प्राचीन सभ्यता आप देखिएगा, चाहे मिस्र की सभ्यता हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सारी सभ्यताओं का जन्म जो है नदी घाटी में हुआ। तो इससे एक फायदा तो था कि पानी की सुलभता। दूसरा है उपजाऊ मिट्टी। नदी क्या करती है, अपने किनारे में उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती है। यह उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा कारण था यातायात की सुविधा। शुरू में मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ तो जल मार्ग ही एकमात्र स्रोत था। जल यातायात के द्वारा ही एक दूसरे के पास लोग जाते थे। और सड़क यातायात, वायु यातायात, रेल यातायात कुछ भी नहीं था, मात्र जल यातायात था। और चौथा कारण था सुरक्षा। सुरक्षा भी मुख्य कारण था। नदी के सीमांकन होने से दुश्मन से बचना, जंगली जानवरों से बचना, ये भी एक मुख्य कारण था। तो मुख्य यही कारण था कि जितनी भी सभ्यताएं जन्म ली, सारी की सारी सभ्यताओं का जन्म शुरू में नदी घाटियों में हुआ। जितनी प्राचीन सभ्यता है, आज भी आप देखिएगा तो जितने भी बड़े बड़े शहर विश्व के या भारत के, आज के सारे शहर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उसी पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मेन है पानी की सुलभता, उपजाऊ मिट्टी। तो बड़े बड़े शहर जैसे मान लीजिए दिल्ली है, यमुना नदी किनारे है, लखनऊ है, गोमती नदी किनारे है, पटना है, गंगा नदी किनारे है, और भी जैसे लंदन की सभ्यता है, टेम्स नदी के किनारे है। आज भी जितनी भी सभ्यताएं हैं भारत में या विश्व में, सभी बड़े बड़े नदी के किनारे बसा हुआ है। और वैसा नदी जिसमें सालों भर पानी की सुलभता निश्चित रहे, ताकि मानव क्रियाकलाप चलता रहे। इसलिए नदी को जीवन रेखा भी इसको बोलते हैं। जीवन रेखा, लाइफ लाइन्स, ये जीवन रेखा होता है। खेती करना है, आपको उद्योग चलाना है, पीने के लिए, कोई भी काम के लिए, सब हम लोग पानी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसलिए कहा गया कि जल जीवन, जल ही जीवन। जब तक जल की उपलब्धता है
हम लोग यहाँ जिंदा हैं, जल की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी तो मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। बिना जल के हम लोग नहीं जी सकते हैं। खाना के बिना हम लोग रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ये तो नदी का महत्व हो गया, इसको जीवन रखा इसीलिए बोलते हैं, लाइफ लाइन्स बोलते हैं। कारण क्या है कि इसके बिना मानव सभ्यता कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, नहीं जिंदा रह पाएगी। अब रहा सवाल कि नदी की उत्पत्ति होती कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि इस धरती पर 3 तरह का स्थल रूप होता है, पहाड़, पठार और मैदान। पहाड़, पठार और मैदान और समुद्र, यही होता है। समुद्र होता है सबसे नीचा भाग, ये मैदान हो गया, पठार हो गया और पहाड़ हो गया। जल की आपूर्ति हमेशा होते रहता है। कैसे होता है? जल चक्र के द्वारा। उस प्रक्रिया को बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा, नेचर के द्वारा हमेशा जल की आपूर्ति होते रहता है। अगर हम जल प्रबंधन करें, जल का प्रबंधन उचित रहे तो कभी पानी समाप्त, प्रबंधन जो है अच्छा से किया जाए तो पानी की समाप्ति नहीं हो पाएगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जल चक्र के माध्यम से ये पानी की आपूर्ति होती रहती है नेचर में। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का तापमान पड़ता है सबसे पहले समुद्र पर, गर्मी। तो क्या होता है, उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इस प्रक्रिया, और बादल बनता है वाष्प से। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, यही वाष्प जो है ऊपर उठता है हवा में और ठंडा होता है। ठंडा होता है, पहाड़ से टकराता है, या ऐसे भी जैसे समुद्र इस पृथ्वी के भूपर पट्टी से ऊपर जाएंगे तापमान कम होते जाता है। तो ये जो वाष्प है ऊपर जाता है, पहाड़ से टकराएगा, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। संघनन क्रिया होती है, और संघनन के द्वारा यही वाष्प जो है पानी के रूप में, जल के बूंद के रूप में, या बर्फ के रूप में, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होता है, जिसको हम बोलते हैं हिम नदी। हिम नदी। ये बड़े बड़े ग्लेशियर जो है, जब बरसात खत्म होता है, गर्मी आता है, तो उस समय पिघल कर नदी को पानी देते रहते हैं। तो पहला प्रक्रिया हो गया वाष्पीकरण हुआ। उसके बाद दूसरा हो गया, पहला तो हो गया वाष्पीकरण, दूसरा हो गया संघनन, कंडेंसेशन। और ये वर्षा के रूप में या बरसन के रूप में ये पानी जो है बरसता है, और यही पानी कई एक रूप में, कई एक धाराओं में बह करके इस तरह ये फिर एक नदी का रूप ले लेता है, और पहाड़ से निकल करके फिर नदी आता है पठार में, फिर पठार से मैदान में, इस तरह, और फिर लास्ट में समुद्र में पानी चला आता है। ये हो गया नदी। तीसरा प्रक्रिया हो गया वाष्पीकरण, संघनन, और फिर वही पानी नदी के रूप में फिर जहाँ से निकला था समुद्र से वहीं पर चला जाता है। तो इसी को जल चक्र बोलते हैं। और पानी की आपूर्ति हमेशा होती रहती है और मानव जीवन चलते रहता है। तो ये जल चक्र एक नेचर के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव सभ्यता को जिंदा रखा है, और हम लोग को जीवन चलते रहता है। इसी नदी में बहुत से बीच में रास्ते में भी नदी मिल जाती है, इसे सहायक नदी उसको बोलते हैं। उस नदियों को बोलते हैं सहायक नदी। शुरू में पहाड़ पर कई एक ब्रांच में ये नदी निकलती है, तो इसको बोलते हैं नलिकाएं।
नलिकाएं, या गलीज बोलते हैं, GUIS, नलिकाएं। शुरू में देख रहे हैं कई एक ब्रांच होगा, आज भी देखेंगे पहाड़ों पर तो कई एक स्रोत से नाली के रूप में पानी आता है, फिर वही कई एक नाली मिल के एक बड़ा नाली या नदी बन जाता है। फिर रास्ते में उसका और भी नदी मिल गई, सहायक नदी बोलते हैं, और वो सारा पानी फिर इसका रूप बड़ा होते चला जाता है और समुद्र मिल जाता है। यानी नदी पहाड़ से निकलता है, पठार होते हुए मैदान होते हुए फिर समुद्र में समाप्त हो जाता है। यानी इसका जीवन की शुरुआत पहाड़ से होती है और जीवन का अंत जो है वो समुद्र में होता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक WM डेविस, उनका नाम है WM डेविस, ये नदी का जीवन, नदी रिवर प्रोफाइल के बारे में, नदी का जीवन जो चक्र होता है मनुष्य से तुलना किया है। नदी का जो जीवन है, नदी का जीवन मनुष्य के जीवन से तुलना किया गया है WM डेविस के द्वारा। जैसे मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि जुआ अवस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है, मैच्योरिटी, प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी स्टेज, यूथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, और फिर हो जाता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 3 स्टेज होता है मनुष्य का। वृद्धावस्था मतलब जो लास्ट समाप्त हो जाता है। तो शुरू का युवावस्था, बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो WM डेविस बहुत अच्छा नदी का जीवन का तुलना मनुष्य के जीवन से किया है। तो नदी का युवावस्था कब तक रहता है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहाड़ और पठार, यहाँ तक, पहाड़ से लेकर के पठार तक। अब देख रहे हैं पहाड़ से पठार तक, ये जो है युवावस्था कहलाता है। क्या बोलेंगे? पहाड़ से पठार और पहाड़, ये हो जाएगा युवावस्था। युवावस्था मैदान जो है, ये जो मैदानी क्षेत्र जो है, फिर नदी उतरती है और मैदान में घुसती है, तो ये जो हो गया प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद जब यहाँ पर नदी जाती है, समुद्र में लास्ट में समाप्त हो जाती है। जिस रूप में यहाँ पहाड़ से निकली थी नलिकाओं के रूप में, तो समुद्र में जब नदी समाप्त होती है तो उसकी समाप्ति भी उसी तरह होती है। यहाँ पर क्या होता है कि नदी के साथ, पानी के साथ बहुत सा सेडिमेंट होता है, तलछट होता है, वो यहाँ जमा होते रहता है। यहाँ पर जमा होते रहता है और पानी, मान लीजिए बीच में पानी जमा हो गया तो नदी का पानी किनारे से गुजरता है, फिर मान लीजिए यहाँ जमा हो गया और किनारे से गुजरता है, तो इसको बोलते हैं वितरिकाएं। इसको बोलेंगे वितरिकाएं। वितरिकाएं यानी नलिकाएं शुरुआत और वितरिकाएं लास्ट। यानी नदी समाप्त होने के पहले भी उसी रूप में आ जाती है, और ये वितरिकाएं डेल्टा बनाती है, वितरिकाएं बनाती है। और इस तरह नदी का जीवन का तुलना किया गया मनुष्य के जीवन से। जिस तरह युवा अवस्था में बहुत सा शक्ति होता है मनुष्य में, नदी में भी काफ़ी शक्ति होता है। क्योंकि नदी का शक्ति 2 बात पर निर्भर करता है। नदी की शक्ति एक तो हो गया ढाल, स्लोप, और दूसरा हो गया पानी की मात्रा। पानी की मात्रा 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, ढाल, स्लोप और पानी की मात्रा। मान लीजिए नदी का पानी जो पहाड़ से निकले नदी, तो वहाँ क्या है? खड़ी ढाल है, स्टीप स्लोप है, तो वहाँ से जो पानी गिर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ बता रहे थे पहाड़ पर, यहाँ देखिए मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है,
ये पहाड़ है। तो यहाँ तो काफ़ी ऐसे ढाल को क्या बोलेंगे, खड़ी ढाल, खड़ी ढाल बोलेंगे, स्टिप से। तो यहाँ से पानी मान लीजिए गिर रहा है तो उसका भी काफ़ी शक्ति होता है। लेकिन यही पानी मान लीजिए मैदान में, मैदान देखिए अब मान लीजिए मैदान है इस तरह, तो मैदान से अगर नदी को पानी जा रहा है तो इसका स्लोप जो है काफ़ी कम है, इसको बोलेंगे धीमी ढाल। धीमी ढाल, नदी को काटने की शक्ति कम रहता है, और थोड़ा भी कोई व्यवधान होता है तो नदी का पानी जो है अपना रास्ता बदल देता है बहुत सी आकृति बनाते हुए। तो धीमी ढाल हो गया। और लास्ट में हम बात किए कि मान लीजिए समुद्र है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, अगर नदी यहाँ पर आके मिलती है तो कई के रूप में मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है और उसके साथ बहुत सा तलछट है, सेडिमेंट्स है, जमा हो गया तो पानी यहाँ से बहने लगा। फिर मान लीजिए यहाँ भी जमा हो गया तो पानी यहाँ से बहने लगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं वितरिकाएँ। पहले भी चर्चा किया हम, वितरिकाएँ, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जिस तरह आदमी का जीवन होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, नदी का भी वैसे ही जीवन है, लाइफलाइन है। और नदी का हमारे जीवन में महत्व है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले भी हम चर्चा किए कि जल ही जीवन है, और जल का सबसे बड़ा स्रोत, जल का सबसे बड़ा स्रोत मीठा जल, मीठा जल वो नदी के द्वारा ही संभव है। ये जो वाष्पित पानी होता है सबसे शुद्ध पानी होता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में है, हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन समुद्र के पानी को उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खारा पानी होता है। लेकिन नदी का पानी का हम लोग उपयोग करते हैं चूँकि इवोपरेटेड होता है, शुद्ध होता है। भूमिगत जल का भी हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन भूमिगत जल भी सीमित है, ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत नदी है। तो नदी का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ या विश्व में पहले भी, तो सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, इसके बिना विकास नहीं हो सकता था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये महसूस किया गया, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पूरे भारत के वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि नदी के जल को कैसे हम प्रबंधन करें, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन कैसे किया जाए। पानी बरसता है, भारत में साल में मानसून जलवायु है, 3 महीना ही बारिश होता है, और भारत का अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, खेती के द्वारा निर्भर है। लगभग 80% लोग का जीने का स्रोत खेती है। तो मात्र मानसून में 3 महीना बारिश होता है, लेकिन सालों भर खेती करने के लिए या सालों भर जल की आवश्यकता हमको हर काम के लिए पड़ता है। तो जल का बिना प्रबंधन किए हम साल भर जिंदा नहीं रह सकते। बरसात तो सीमित है, तो कैसे उस जल का प्रबंधन कर लें, क्योंकि पानी, एक बात और ध्यान रखना है कि पानी, जल जो है ये हमारे लिए संसाधन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। अगर पहाड़ से शुरू हुआ, बारिश हुआ, नदी का रूप लिया, पठार में गया, फिर मैदान में गया, तो समुद्र में गिरने से पहले, अगर समुद्र में गिरने से पहले इस जल का हम प्रबंधन कर लेते हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन यही पानी जब समुद्र में चला जाता है तो फिर हमारे किसी काम के लायक नहीं रह जाता। तो समुद्र में गिरने से पहले नदियों के जल को कैसे हम मैनेजमेंट कर लें ताकि पानी
का जो काम है अनवरत चलता रहे। पानी के बिना कोई काम रुके नहीं, न इंडस्ट्री बंद हो, न खेती बंद हो, न मानव का कोई भी क्रियाकलाप बंद हो। तो इसलिए महसूस किया गया है कि जितनी भी नदी घाटी परियोजना जो है उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और ये आज़ादी के बाद ही महसूस किया गया कि बिना इसके भारत का विकास बेईमानी है। और बहुउद्देशीय घाटी नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। आधुनिक भारत का मंदिर, भारत का मंदिर, मुझे इसका इतना अधिक महत्व देखा गया कि इसको मंदिर का रूप दिया गया। और बहुत सारे जगहों पर जितना हमारे पास उस समय रिसोर्स था, जैसे भाखंड नागल प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को बनाया गया, और भी देश में बहुत जगहों पर बनाया गया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। हरित क्रांति, अन्न का पैदावार काफ़ी बढ़ा, सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। उसके अलावा इसमें सिंचाई की व्यवस्था हुई और बिजली बनाने का भी काम, मत्स्य पालन का भी काम, ये जो बड़े बड़े डैम बने, एक टूरिस्ट सेंटर भी बन गए, और भी बहुत से पर्पस। बाढ़ कंट्रोल, जैसे मतलब पहले जान लीजिए कि यही दामोदर नदी ये बंगाल का शोक कहलाती थी, सोरो ऑफ बंगाल। कई एक नुकसान था इससे। एक तो बाढ़ आ जाता था दामोदर में तो पूरा बंगाल, झारखंड जो अब वर्तमान का झारखंड है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र फ्लडेड हो जाता था। और खनिज निकालने का भी काम, माइनिंग, पूरा माइनिंग एरिया है झारखंड के, मान लीजिए तो पूरा माइनिंग एरिया है। खनन का काम रुक जाता था, खनन सालों भर खनन माइनिंग नहीं हो सकता था, और पानी का उपयोग भी नहीं हो सकता था। और ये हमारे लिए अभिशाप बना हुआ था। दामोदर नदी जो है ये सोरो ऑफ बंगाल कहलाता था, बंगाल ज़्यादा प्रभावित था इससे। लेकिन वही दामोदर वैली प्रोजेक्ट से बन गया तो आज वरदान हो गया। जो पहले अभिशाप था आज वो बन गया वरदान, और पूरा का पूरा क्षेत्र आज देखिए विकास के मार्ग पर काफ़ी आगे है। खनन भी हो रहा है, बाढ़ भी नहीं आ रहा है, और दामोदर के पानी का पूरा उपयोग हो रहा है, बिजली बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे काम में उपयोग हो रहा है। तो नदियों का बहुत अधिक महत्व है। और शुरू में आप लोगों को बता दिए कि जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। बिना जल प्रबंधन के, प्रबंधन हर क्षेत्र में ज़रूरी है। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन अगर ऐसे ही जल चक्र में नेचर हमको पानी दे रहा है, वो पानी हमारे सामने बह करके और समुद्र में मिलके बेकार हो जा रहा है, उसका बाद हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बारिश के टाइम में तो दिक्कत नहीं महसूस होता है, लेकिन बारिश के बाद 3 महीना के बाद 9 महीना हम लोग को पानी की समस्या को झेलना पड़ता है। बहुत सी बात नदियों के जल प्रबंधन के लिए बहुत सा बात शुरुआत किया गया, उसमें मुख्य था यही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया जाए। और जैसे जैसे देश के सामने संसाधन मजबूत होते जा रहा है देश का, तो जल संसाधन को भी मजबूत किया जा रहा है। बड़े बड़े नदियों को डैम बनाया जा रहा है, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, और जल का प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये हुआ हम लोग के नदी के जल का महत्व। अब देखिए भारत में मुख्य रूप से 2 तरह की नदी होती है, उनके अफवाह को लेकर के। ड्रेनेज नदी हमेशा, हम बताए पहले भी कि ऊंचाई से नीचे के तरफ स्लोप के अनुसार नदी बहती है। तो यहाँ पर 2 तरह की नदी है। एक तो हिमालय पहाड़ है, उससे जो नदी निकलती है। कुछ नदियाँ तो इधर जाती है पंजाब, जम्मू कश्मीर में पश्चिम की तरफ, फिर अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में गिरती है। कुछ नदियाँ जो है ये पूरब की तरफ होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में आती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदी। पहला हो गया
हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, नदियाँ है ना, बहुत सी नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलुज इस क्षेत्र में। फिर पूरब की तरफ जो नदियाँ निकलती है ब्रह्मपुत्र है, फिर इधर गंगा, जमुना और भी उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, ये सब आती है लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो भारत में दो तरह का ड्रेनेज पैटर्न है, एक तो हो गया हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी, पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार से नदी निकलती है, कुछ नदी पश्चिमी घाट से होते हुए आपको अरब सागर में गिरती है, ये हो गया अरब सागर। पहले भी हम बताए थे, भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे थे, तो ये हो गया पश्चिम अरब सागर है। तो बहुत सी नदियाँ पश्चिमी घाट से होते हुए प्रायद्वीपीय पठार से यहाँ गिरती है आपको अरब सागर में। ये सब नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सारी नदियाँ पूरब की तरफ पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर प्रायद्वीपीय पठार से बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और भी उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये इस क्षेत्रों में गिरती है। तो इस तरह भारत में दो तरह के ये ड्रेनेज पैटर्न है, अपवाह तंत्र। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। दोनों में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है कि हिमालय काफ़ी ऊंचा पठार है, बहुत सारे इसमें ग्लेशियर होता है। हम बताए थे कि हिमनदी, हिमनद बरसात नहीं रहता, उसके बाद ये हिमनद ग्लेशियर जब पिघलते रहता है और नदी में पानी हमेशा मिलते रहता है। तो ये हिमालय से जो नदी निकलती है ये सालों भर बहती है, सालों भर पानी रहता है, सालों भर पानी इसमें मिलता है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ बरसात में पानी रहता है और अधिकांश समय ये नदियाँ सूख जाती है, तो इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। सालों भर पानी की उपलब्धता निश्चित नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी सकता। और प्राय नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ सूख जाती है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, कुछ नदियों में पानी रहता है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट कर करके हम लोग सालों भर उन नदियों से पानी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जल प्रबंधन में यह भी देखा जा रहा है कि अगर जल विद्युत, भारत में इतना अधिक अपार संसाधन है कि जल विद्युत हम लोग काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हिमालय के इतना जो नदियाँ हैं, अगर इनको सही ढंग से वाटर मैनेजमेंट कर लिया जाए तो सालों भर हम लोग बिजली की व्यवस्था भी कर सकते हैं, दूसरे देशों को भी दे सकते हैं। ताप विद्युत और भी बहुत तरह विद्युत होता है, जैसे ताप विद्युत, ताप विद्युत। तो ताप विद्युत जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसको जीवाश्म ईंधन को जलाना पड़ता है। जैसे मान लो कोयला, पेट्रोल अगर ये जलता है, फॉसिल्स एनर्जी इसको बोलते हैं, तो इससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और भी बहुत सारा जहरीला गैस बढ़ता है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ताप विद्युत जो है कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके जगह पर हम लोग जल विद्युत की व्यवस्था करें तो पोल्यूशन फ्री होता है। जल विद्युत जो है, जल विद्युत प्रदूषण फ्री, कोई पोल्यूशन नहीं है इसमें। और जल जो है कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। जल क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण
करणीय कह सकते हैं, रिन्यूएबल, सालों भर ये हमारे पास उपलब्ध है। कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, लेकिन जल जो है कभी समाप्त नहीं होगा। ये सालों भर नेचर दिया हुआ है। अगर बिजली तैयार हो रहा है बहुउद्देशीय परियोजना में, पानी की समस्या भी दूर हो रहा है, तो इसको हम लोग को डेवलप करना है। परमानेंट ये इलाज है, टेम्पोररी इलाज नहीं है। पर्यावरण काफ़ी दूषित हो रहा है, उसको भी देखना है। पूरा वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जल प्रदूषण की समस्या हो गई है। तो इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, एक दिन और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि नदी का प्रदूषण को कैसे हम लोग दूर करें। लेकिन मुख्य रूप से आप समझिए कि नदी का महत्व क्या है जीवन में, पूरे मानव जाति के लिए क्या महत्व है। और आज से नहीं, शुरू से हम बताए, शुरू में ही बात की है कि जब से इस मानव सभ्यता का जन्म हुआ वो नदी घाटियों में ही जन्म हुआ। यानी नदी क्या है? पालना गृह, क्रेडल। नदी जो है मानव जाति के लिए पालना गृह। ये सब बच्चा लोग को हम लोग खिलाते हैं, शुरू में पालना गृह इसको बोलते हैं। बच्चा जहाँ सुरक्षित रहता है शुरुआत में, तो मानव सभ्यता का जन्म नदी घाटी में हुआ, उसका एक पालना गृह का काम किया, वही सेफ जोन था, आज भी है। तो आगे हम लोग नदी के महत्व का और आने वाला समय में नदी कितना अधिक प्रदूषित हो रहा है, क्या उसका हम लोग उपाय करें कि ये नदी का पानी हमेशा मिलता रहे और मानव जाति, मानव सभ्यता हमेशा कंटिन्यू रहे इस पृथ्वी पर। क्योंकि पूरे 9 ग्रह में पृथ्वी एकमात्र है जहाँ पर मानव के रहने के लायक या जीव के रहने के लायक पर्यावरण है। तो पर्यावरण में तो बहुत सारी क्लाइमेट भी आ जाता है, मिट्टी भी आ जाता है, पहाड़ पठार बहुत सारी चीज़ आता है, लेकिन नदी भी एक मुख्य है। ये जीवन दायिनी है। बहुत सारा सरकार नदी के क्षेत्र में काफ़ी अधिक काम कर रहा है। अब गंगा प्रदूषण कैसे दूर किया जाए, और बहुत सारा स्कीम चल रहा है अपने अपने स्तर से, हर सरकार चाह रही है, बहुत सारा एनजीओ इसमें काम कर रहा है। तो अगले बार हम इसको चर्चा करेंगे, नदी का महत्व क्या है, नदी का प्रदूषण कैसे दूर किया जाए। धन्यवाद।